व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ला विद आदिल। टुडे आवर लेक्चर इज पीपीसी चैप्टर नंबर 2, सेक्शन नंबर 19 टू 33। तो इससे जो सेक्शन नंबर 19 से पहले जो सेक्शन थे वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। चैप्टर नंबर 1 हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू पीपीसी किया था। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, आइए। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है सेक्शन नंबर 19 टू सेक्शन नंबर 33। तो सेक्शन नंबर 19 में उसने हमें बताया कि जो लफ्ज़ जज है, जो वर्ड जज है, वो उसको एक्सप्लेन किया उसने। थोड़ा सा यहाँ पे जो टर्म जज की जो टर्म है ना, उसको एक्सप्लेन किया, उसको बताया कि ये मतलब कौन सा जो किस पर्सन को लॉ ने ऑथराइज्ड किया है कि कौन जो पर्सन है वो जज कहला सकता है। तो आइए हमने इसको सेक्शन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर 19 में उसने बताया, कहता है कि the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definite judge or judgment which is not appealed against would be definite, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definite। उसने यहाँ पे कहा है कि कहने का उसका मतलब ये है कि जज का जो लफ्ज़ है ये उसके उस पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है कि जो एक डेफिनेट जजमेंट देता है, जिसकी जजमेंट के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। ये नहीं कि जो शख्स अदालत में बैठा है वो जज कहलाएगा, वो शख्स जज नहीं कहलाएगा, बल्कि हर वो शख्स जज कहलाएगा जो मतलब जिसने कोई जजमेंट दी है तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हुई, या अगर कोई उसने डेफिनेट जजमेंट दी है, या जो भी मतलब उसने कोई फैसला दिया है, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग या लीगल सिविल प्रोसीडिंग में जो उसको लॉ ने जिसको ऑथराइज किया है, ये उसने सेक्शन नंबर 19 में कहा है। तो सेक्शन नंबर 20 में उसने सेक्शन नंबर 20 क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्शन नंबर 20 में वो कहता है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डोनेट अ जज हु इज empowered बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body। कि अगर एक पर्सन है तो वो अकेला भी एज अ जज कोर्ट ऑफ जस्टिस ही मतलब दूसरा एक्ट करेगा, और अगर बॉडी ऑफ जजेस हैं मतलब ज़्यादा जजेस हैं तो वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस ही दूसरा एक्ट करेंगे। और एंड अ बॉडी ऑफ जजेस बाय अ लॉ एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी व्हेन सच जजेस और बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशली, तो वो जुडिशली ही एक्ट करेंगे, चाहे वो अलोन है या मतलब कोई एक अकेला जज है, या वो बॉडी ऑफ पर्सन की मतलब जज है, ज़्यादा लोगों पे मुश्तमिल है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में लोग ज़्यादा जजेस बैठे होते हैं तो वो भी जुडिशली ही एक्ट कर रहे होते हैं। तो आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 21 की तरफ। सेक्शन नंबर 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर गेट टेस्ट। तो इसमें इसके आगे पार्ट्स भी हैं। ये सेक्शन नंबर 21 जो है ये पब्लिक सर्वेंट है। तो ये इसको हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी लंबा सेक्शन है ये। तो सेक्शन नंबर 21, पब्लिक सर्वेंट। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन हेयर इन फॉलोइंग, नेमली फर्स्ट जो है वो इमिटेड है, सेकेंडली जो है वो कमीशनड ऑफिसर्स। जो भी मतलब नेवी के या आर्मी के जो भी कमीशन ऑफिसर होते हैं वो सारे इसमें मतलब पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। उसके बाद है फोर्थ, थर्ड जो है वो एवरी जज, जो भी जज होगा वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। फोर्थ है एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जितने भी जजेस होंगे, जो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भी एक अदालती कार्रवाई में जो भी बंदा इन्वॉल्व होगा या काम कर रहा होगा, एक स्टाइनो होता है, एक रीडर होता है, या जो वो नोट्स लेके जाता है जो मतलब मुलजिम या जो भी होता है उसको या मुद्दई की तरफ, तो वो होगा जो भी अदालती कार्रवाई में इन्वॉल्व होगा, वर्क कर रहा होगा, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। उसके बाद आता है फिफ्थ में आता है एवरी जूरी मैन, असेसर्स और मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टिंग कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे उसने कहा है कि जो
पब्लिक दूसरा कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो हम मतलब मदद करता है कि क्रिमिनल को पहचानने में या फैसला देने में, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आगे 6 के है जो एवरी आर्बिट्रेटर, जो भी सालिसी का किरदार अदा करता है या जो भी मतलब इसके आगे दूसरा कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसला देने में मतलब उसकी हेल्प करता है या रिपोर्ट तैयार करके, जैसे अक्सर पुलिस वाले होते हैं जो रिपोर्ट तैयार करके देते हैं तो उसके बिना पर कोर्ट फैसला देती है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आता है। आगे हम चलते हैं 7th की तरफ है। एवरी पर्सन हु होल्ड ऑफिस ऑफ विर्च्यू, मतलब जिसने भी दूसरा पब्लिक ऑफिस से विर्च्यू किया हुआ है या पब्लिक ऑफिस इस्तेमाल कर रहा है, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। आगे 8 की तरफ चलते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हु इज ड्यूटी एज अ सच ऑफिसर ऑफ प्रिवेंट ऑफेंसेस, जो भी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो भी दूसरा ऑफिसर होगा जो दूसरा क्राइम्स को रोकेगा या ऑफेंसेस को प्रिवेंट करेगा, ऑफेंसेस से बचाएगा सोसाइटी को, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। आगे हम चलते हैं 9th की तरफ। एवरी ऑफिसर्स हु ड्यूटीज सच ऑफिसर्स टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड द प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर प्रॉपर्टी को टेक करना या एक्सपेंड करना या मतलब लेकर आगे ट्रांसफ़र करना गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। इसमें आगे काफ़ी इसमें वो कहता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो भी पर्सन काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। तो आगे हम चलते हैं 10th की तरफ। एवरी ऑफिसर्स हुज ड्यूटी इज सच ऑफिसर्स टू टेक रिसीव, और ये उसने पहले बता दिया था कि जो भी प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करता है, टेक ऑफ करता है या टेक सर्विस करता है, या मतलब जो भी आगे उसने कहा कि जो भी ये म्यूनसिपल कमेटी या ये टाउन्स की जो म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं, तो उनमें जो भी पर्सन होंगे वो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। एवरी पर्सन हु होल्ड ऑफिस ऑफ विर्च्यू विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर पब्लिश मेंटेन और रिसीव इलेक्शन, वो कहते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई सर्वे करता है और उसको उसकी रिपोर्ट तैयार करके शो करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। और जो इलेक्शन कमीशन है उसके जितने भी पर्सन हैं वर्क करते हैं इलेक्शन कमीशन में, वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। वो उसमें आता है कि जो भी इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं या जो भी जैसे उनका प्रोसीजर होता है वो करते हैं, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। आगे आता है सेक्शन नंबर 22। इसमें ये मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों इकट्ठे मतलब मैं आपको समझा दूंगा। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है? मूवेबल प्रॉपर्टी, द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो एंड परमानेंटली फेस्टन एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। वो कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो अर्थ के दूसरा ज़मीन के साथ अटैच नहीं है, ज़मीन के साथ वास्टन नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे हम चलते हैं। और जो इमूवेबल, यहाँ पे उसने एक्सप्लेन नहीं किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अपने अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं हम, तो वो अपनी मतलब जो ओरिजिनल शक्ल है या अपनी मतलब जो शक्ल उसको खो देती है। आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 23 की तरफ, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ये मैं आपको एक ही इकट्ठे ही समझा दूंगा। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल गेन में आता है कि जैसे यहाँ पे मैं पहले आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। कि एक शख्स है उसने दूसरे शख्स का मोबाइल छीना है, तो उसने रॉन्गफुल गेन किया है, उसने गलत मतलब तरीके से दूसरे पर्सन का मोबाइल छीना है, और दूसरे पर्सन ने जो मतलब मोबाइल खोया है दूसरे पर्सन ने, तो वो रॉन्गफुल लॉस है, उसका लॉस हुआ है, उसका नुकसान हुआ है, लेकिन वो रॉन्गफुल लॉस है। तो ये रॉन्गफुल गेन और लॉस था। आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 24 की तरफ, डिसऑनेस्टली में आ जाता है कि आपने इंटेंशन सोच कर, आपने अपने दिमाग में सोच कर कि मैं इससे ये मोबाइल छीनूंगा, तो ये डिसऑनेस्टली, ये हमारी मतलब डिसऑनेस्टली में आ जाता है। आगे हम चलते हैं 25 सेक्शन की तरफ, फ्रॉडलेंटली।
फ्रॉडलेंटली में आ जाता है कि किसी ट्रिकी वे से हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, तो वो फ्रॉड है। कि कोई भी सोचकर हम कोई ट्रिकी वे इस्तेमाल करते हैं तो किसी को फ्रॉडलेंटली हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो फ्रॉडलेंटली में आ जाता है। आगे आ जाता है सेक्शन नंबर 26, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव में आ जाता है कि उस पर ये मैं आपको रीड आउट करके दिखा देता हूँ। तो रीजन टू बिलीव में आता है, अ पर्सन इज सैड टू हैव अ रीजन टू बिलीव अ थिंग इज सफिशिएंट काज टू बिलीव दैट थिंग इज बट नॉट अदरवाइज। कि एक सफिशिएंट काज मतलब कोई वजह होनी चाहिए कि उस पर बिलीव किया जाए, कोई वजह होनी चाहिए भी, उसकी ख़ास वजह होनी चाहिए कि उसके कोई जो रीज़न टू बिलीव होनी चाहिए वो उसकी कोई ख़ास वजह होनी चाहिए। और सेक्शन नंबर 27 है प्रॉपर्टी इन पोजेशन। प्रॉपर्टी इन पोजेशन में आ जाता है कि जो मेरी, अगर मैं हूँ तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरी वाइफ भी यूज़ कर सकती है, मेरा जो क्लर्क है वो भी यूज़ कर सकता है, और उसके अलावा जो भी मेरे पास काम करते हैं वो भी मेरे बिहाफ पे मेरी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो ओरिजिनल में वो प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन यूज़ वो कर रहे हैं, अथॉरिटी उनके पास है यूज़ करने की। तो आगे हम चलते हैं, ये सेक्शन नंबर था 27। सेक्शन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, काउंटर फील्ड। अ पर्सन इज सैड टू काउंटर फीड हु काज वन थिंग टू रिजेंबल एन अदर थिंग। एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिजेंबल करना काउंटर फीड कहलाता है। कि एक शख्स है, उसने मतलब कोई चीज इन्वेंट दूसरा इजाद की है, तो उसी को देख के दूसरे पर्सन ने वही चीज इजाद की है लेकिन उसने उसकी नकल की है, उसको रिजेंबल किया है, तो वो उसने गलत किया है, ये रॉन्गफुल है। इसलिए काउंटर फीड, ये था काउंटर फीड। आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 29 की तरफ, डॉक्यूमेंट्स। एवरीथिंग जिस चीज़ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है ना, चाहे वो लकड़ है, कागज़ है, कोई लोहा है, या जो भी चीज़ है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी। कागज़ पे लिखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा, किसी लकड़ पे लिखा हुआ है, किसी चमड़े पे लिखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। मैं दूसरा द वर्ड डॉक्यूमेंट